वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 14 है और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स पर बिलियन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड सम इम्पोर्टेंट एस्टोमेटिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों का जो पिछले क्लास का टॉपिक था वह टॉपिक था पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड फॉर्मेलिटी। तो हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक था पार्ट्स पर मिलियन। उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। तो आइए क्वेश्चन और करें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन। आइए, ये क्वेश्चन 12th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. पहला पूछ रहा है express this in percentage by mass। दूसरा पूछ रहा है determine the molality of chloroform in the water sample। सबसे पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सॉल्यूट है आपका क्लोरोफॉर्म ClCl3 मान लो ए, सॉल्वेंट है आपका वाटर मान लो बी। अब हमको निकालना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। क्या निकालना है? परसेंट बाय मास। तो मुझे ये बताओ बाबू, परसेंट बाय मास का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो सबसे पहले सॉल्यूट का मास हमको प्राप्त करना होगा और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे प्राप्त करना होगा, तब जाकर के परसेंट बाय मास निकलेगा। तो हम किससे ये मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे? पीपीएम वाली डाटा से। तो क्वेश्चन में दिया था 15 ppm बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये चेक करेंगे कि 15 ppm बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मींस इट मींस दैट 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने इंटू 100। अब बताओ, तो क्लोरोफॉर्म का मास कितना है? 15 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 पावर 6 ग्राम। क्लियर? इंटू 100 करोगे आएगा आपका 15 इंटू 10⁻⁴%। दूसरा निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है? मोलालिटी। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। क्या निकालना है आपको? मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट हम लोगों ने ग्राम में निकाला, तो यहाँ यदि सॉल्वेंट का वेट हम लोग ग्राम में लेंगे तो इसको ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा। बहुत देर से हम लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। According to question, weight of solute 15 gram, W weight of solute 15 gram, weight of solvent W weight 10 power 6 gram, m ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका क्लोरोफॉर्म है ClCl3। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सारे का एटॉमिक वेट निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। तो आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मोलालिटी इक्वल टू द W weight of solute 15 into 1000 by m molecular weight 119.5 into W weight in gram 10 power 6। तो आंसर आएगा आपका 1.25 119.5 into 10 power 6। क्लियर है? WA MA into 1000 by W weight आंसर आएगा आपका बाबू 1.25 into 10⁻⁴ मोलालिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन खास करके पूछा जाएगा, आप इसे लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर बिलियन। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर बिलियन डिस्कस करेंगे।
जिस प्रकार अभी आपने पार्ट्स ऑफ मिलियन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार आपको पार्ट्स ऑफ बिलियन को भी देखना है। केवल मिलियन में हम लोग 10 पावर 6 से कंपेयर करते थे, यहाँ पे 10 पावर 9 से कंपेयर करना होगा। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि फ्रैक्शन 1 पे देखते हैं, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, पार्ट्स पर बिलियन 10 पावर 6 पे निकालते हैं, पार्ट्स पर बिलियन 10 पावर 9 पे निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी 1 बिलियन और 10 पावर 9 पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है वहां पे 1 बिलियन जो भी वैल्यू होगा 10 पावर 9 होगा। पीपीबी को आप ये भी कर सकते हो परसेंटेज इंटू 10 पावर 7, क्यों? परसेंटेज का मतलब 100 इंटू 10 पावर 7 यानी कि 10 पावर 9। इट इज द parts of a component per billion 10 power 9 parts of the solution। यानी कि 10 पावर 9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट्स प्रेजेंट है वह बताता है पीपीबी। क्लियर दैट? समझ गए? इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेसिकली जब भी क्वेश्चन आता है तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन से ही आता है, पार्ट्स पर बिलियन से नहीं आएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन से नहीं आएगा, इसलिए पीपीएम को ज्यादा ध्यान देना है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी बहुत ज्यादा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पीपीबी बाय वेट क्या होगा बोलो तो? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी वेट के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इनटू 10 पावर 9। पीपीबी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल इनटू 10 पावर 9। पीपीबी बाय वेट बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन एमएल इनटू 10 पावर 9। एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। if 0.00001 gram of solute is present in 100 ml of solution then ppb। क्या होता है? सॉल्यूट का मास है ग्राम में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है एमएल में। तो आप देख लो वेट बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पीपीबी बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन एमएल इनटू 10 पावर 9। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है? 0.00001, देख रहे हो, बाय टोटल वॉल्यूम सोर्स एमएल कितना है? 100 into 10 पावर 9। डेसिमल उड़ाओगे तो 10 पावर कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 आ जाएगा नीचे, 10 पावर 5 और 100 10 पावर 7, तो यहां कट जाएगा किससे? 10 पावर 2 बचेगा बराबर 100 पीपीबी। समझ गए छोटू? क्लियर दैट? इसको आप लिख लीजिए। क्लियर दैट लिखा जाए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लें, मास फ्रैक्शन। जैसा कि आप मोल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, मान लीजिए दो कंपोनेंट है, एक है ये एक है ये, इसको मानिए ए इसको मानिए बी। ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है। तो आपसे पूछा जाता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बोलते थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर दैट? उसी प्रकार अगर दी मास फ्रैक्शन की बात हो, दो कंपोनेंट है ए एंड बी, अब इसका ए का मास फ्रैक्शन पूछेगा तो ए का मास बटे टोटल मास, बी का मास फ्रैक्शन पूछेगा बी का मास बटे टोटल मास। टोटल मास का मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? आइए तो मास फ्रैक्शन टॉपिक है आपका, मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट की जगह या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट होगा। मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू द मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उसी प्रकार मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू द मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू? एग्जांपल, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग W ग्राम ऑफ A एंड W ग्राम ऑफ B। मैंने सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट लिया A एंड B, A को माना सॉल्यूट, B को माना सॉल्वेंट। A का वेट मैंने लिया WA ग्राम, B का वेट लिया WB ग्राम। तो पूछेगा आपसे कि मास फ्रैक्शन ऑफ A, देयरफॉर मास फ्रैक्शन ऑफ A, द मास ऑफ A बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ A है WA ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस
mass of solvent, यानी कि mass of A plus mass of B. Clear that? सेकंड है आपका mass fraction of B. mass fraction of B क्या हो जाएगा? mass of B by total mass of solution. तो B का मास आपने कितना लिया? WB by total mass of solution का मतलब mass of A plus mass of B, मतलब mass of solute plus mass of solvent. तो mass fraction of A equal to the WA by WA plus WB, mass fraction of B equal to the WB by WA plus WB. इसका मतलब यह हुआ छोटू, अगर A का मास फ्रैक्शन पूछेगा A का मास बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, B का मास फ्रैक्शन पूछेगा B का मास बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है. W वेट ऑफ सॉल्यूट, W वेट ऑफ सॉल्वेंट. इसे लिखिए. अब हम लोग इस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे. अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लें मास फ्रैक्शन पे. क्वेश्चन है फाइंड द परसेंट बाय मास. क्या निकालना है बाबू? ध्यान दीजिएगा. परसेंट बाय मास आपको निकालना है एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्प्रिन. एस्प्रिन यहाँ पे सॉल्यूट है. इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving 3.65 gram of aspirin in 25.08 ग्राम ऑफ वाटर. ध्यान दीजिएगा. एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है एस्प्रिन जिसका मास है 3.65 ग्राम. सॉल्वेंट है वाटर जिसका मास है 25.08 ग्राम. जब एस्प्रिन वाटर में जाता है सॉल्यूशन बनता है और आपको निकालना है परसेंट बाय मास एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्प्रिन. आइए छोटू. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका एस्प्रिन. सॉल्वेंट की बात किया जाए है आपका वाटर. मान लो बी. सॉल्यूट को हम लोगों ने नहीं मान लिया, सॉल्वेंट को भी. वेट ऑफ सॉल्यूट को WA कहते हैं जहां तक आप जानते हैं. कितना दिया? 3.65 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्वेंट को WB कहते हैं 25.08 ग्राम. तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन. क्यों? इधर आओ. जब भी परसेंट बाय मास आपसे पूछा जाता है, परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100. तो सॉल्यूट का मास तो मुझे पता चल गया 3.65 ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्वेंट का मास भी दिया गया है 25.08 ग्राम. तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. WA प्लस WB. सॉल्यूट का मास कितना है? 3.65 प्लस सॉल्वेंट का मास 25.08. इसको ऐड करेंगे आप 28.73 ग्राम. क्लियर है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो इसलिए परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर percent by mass of solute equal to the mass of solute in gram by total mass of solution gram into 100. तो solute का mass है 3.65 by total mass of solution 28.73 into 100 करेंगे 12.7% आएगा. वो क्लियर है? अब देखिए दूसरा निकालना है मास फ्रैक्शन. तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट का मास है 3.65. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला 28.73. इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.127. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? बना देंगे. आप लिखिए. इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन. जैसा कि आपने अभी मास फ्रैक्शन पढ़ा, ये दो कंपोनेंट है A एंड B. A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है. इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? इसका वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इसका वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है? जिसका वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछे उसका वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आइए तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट. कंपोनेंट की जगह या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट होगा. इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सपोज करो
आपसे पूछेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो बोलना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूछेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो बोलना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है, a solution was prepared by adding 125 centimeter cube of isopropyl alcohol to water until the volume of solution was 175 centimeter cube. Find the volume fraction and volume percent of isopropyl alcohol in the solution. तो क्वेश्चन देख के लग रहा है आपका कि सॉल्यूट है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्ट इक्वल टू द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है वाटर। कहा जा रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml बराबर 1 cc, cc द क्यूबिक सेंटीमीटर जैसा कि आप जानते हैं। उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वॉल्यूम हो जाता है आपका 175 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और निकालना है आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। समझ गए? तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप देख लीजिए, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको वाटर में डाला जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां तक पहुंच जाता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है 175 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 175, डिवाइड हो जाएगा 0.714। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 125 सेंटीमीटर क्यूब बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन है 175 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 100 करेंगे तो आएगा 71.4%। लिख लीजिए। एक टर्म मिलेगा आपको डेमल यूनिट, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो 1D यानी 1 डेमल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। 1 डेमल क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। केवल मैं इसी टर्म को बता दिया, कहीं मिले तो आपको ये नहीं लगे कि ये आपके लिए नया है। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml देन मोलालिटी छोटका m स्मॉल m, मोलालिटी ग्रेटर देन मोलारिटी कैपिटल M। आप पढ़े होंगे D बराबर m इंटू यानी कैपिटल M इंटू 1 by m plus ma by 1000। उस फार्मूला से इसको आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल समझना है कि मोलालिटी ग्रेटर देन मोलारिटी होगा कब? जब डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml होगा तब। ppm पार्ट्स पर मिलियन यूनिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया लाइक पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है ppm के द्वारा। एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, सी वाटर में कितना ppm सॉल्ट है, यानी ppm के द्वारा उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तीसरा पॉइंट, दोज कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टेंपरेचर डिपेंडेंट। शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वह कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम से रिलेट करेगा वह टेंपरेचर पे डिपेंडेंट करेगा। पॉइंट का नंबर 4, मोलारिटी कैपिटल है मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, परसेंट बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट आर टेंपरेचर डिपेंडेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सारे में क्या है? वॉल्यूम है। तो ध्यान दीजिएगा। अब कंसंट्रेशन टर्म आपका 100% कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्टोमेटिक कैलकुलेशन कंसेप्ट सीखेंगे जो कि आईटी मेंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा और एडवांस के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हैंडल लॉ, राउल्स लॉ, आगे चलते जाएगा।
उससे क्या होगा कि आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक था, समझ गए, क्योंकि इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे हम हेनरी लॉ और राउल्स लॉ का क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसी 2 में कोई एक आएगा 12th के एग्जाम में प्लस नीट और आईटी मेंस के एग्जाम में, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? इसे लिख लीजिए। अब हम लोग ये सीखेंगे कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है आपका H2SO4, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया है 2। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है आपका H2SO4, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 दे दिया गया है, और आपसे पूछे कि H प्लस आयन का मोलारिटी क्या होगा और सल्फेट आयन का मोलारिटी क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसी का कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? अभी तक हम पार्टिकुलर सॉल्यूट का मोलारिटी निकालते थे, अब हम सॉल्यूट के अंदर जो आयन्स होंगे उसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, वही हम आपको अभी बताएंगे। उसी कंसेप्ट के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए, जैसा कि अभी नोट में पॉइंट नंबर 4 तक हम लोग देखे थे, पॉइंट नंबर 5 मोलालिटी मोल पर केजी, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, इसमें भी मास है केवल, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, यानी कि मोल बराबर होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोल है तो मास है, तो मोलालिटी होता है मोल पर केजी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, क्योंकि मोल है तो मास है। इस वजह से ये तीनों टर्म जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। बेबी आई मैंने किया, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एस्ट्रोमेट्रिक कैलकुलेशन। Stoichiometry derived from 2 Greek words oxygen and matron which has meaning measurements of elements। आप बहुत बारीकी से पढ़े होंगे एस्ट्रोमेट्री चैप्टर में, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कि मान लिया जाए एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी टेंड्स टू गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो कहा जाता है ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। जहां पर ए रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, सी एंड डी प्रोडक्ट है। ए का कोफिशिएंट है अल्फा, बी का कोफिशिएंट है बीटा, सी का कोफिशिएंट है गामा, डी का कोफिशिएंट है डेल्टा। इस कोफिशिएंट को हम लोग एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इस कोफिशिएंट को मोल भी कहा जाता है। समझ गए बाबू? आइए, यानी कि जो कोफिशिएंट होंगे रिएक्शन में स्पीशीज का उसे हम एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। सबसे पहले मोलारिटी के टर्म में आपको बता रहे थे, हम नॉर्मलिटी के टर्म में बताएंगे। फर्स्ट नंबर मोलारिटी के टर्म में लेट सॉल्यूट मैंने माना AXBY, सॉल्यूट क्या माना AXBY, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन M, कैपिटल M इज द मोलारिटी, M मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। एज्यूमिंग द सॉल्यूट टू बी कंप्लीटली डिसोशिएट, आप इसको सॉल्यूट को क्या एज्यूम कर लो कि सॉल्यूट कंप्लीट क्या हो गया, टूट गया। Assuming the solute to be completely dissociate, यानी 100% डिसोसिएशन हो गया, तो AXBY को एक और सॉल्यूशन पानी में डाल दो, किसमें टूटेगा बाबू, XA प्लस Y प्लस YB माइनस X, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। आप बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, निकाल सकते हैं आप 1 मोल ऑफ AXBY gives X मोल। देखो मैंने क्या कहा कि अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी डेल्टा डी रिएक्शन है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जहां पे ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। ए का कोफिशिएंट है अल्फा, बी का कोफिशिएंट है बीटा, सी का कोफिशिएंट है गामा, डी का कोफिशिएंट है डेल्टा। इस कोफिशिएंट को हम लोग एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है? और समझो ये तो एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, प्लस जो कोफिशिएंट है मोल भी कहलाता है। ए का कितना मोल है अल्फा, बी का मोल बीटा, सी का मोल गामा, डी का मोल डेल्टा। समझ गए बाबू? आइए, क्या तो एस्ट्रोमेट्रिक का मीनिंग ये होता है मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट, यानी रिएक्शन में किस प्रकार एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है उसको दर्शाना। तो AXBY
सॉल्यूट है, एक को सॉल्यूशन में दिए एक्स ए प्लस वाई, वाई बी माइनस एक्स, यहाँ कोफिशिएंट है कुछ तो कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है x, यहाँ कोफिशिएंट क्या है y, तो ax by का कितना मोल है 1, a पर प्लस y का कितना मोल है x, b पर माइनस x का कितना मोल है y, तो कर सकते हैं 1 मोल ऑफ ax by gives x मोल ऑफ a पर प्लस y and y मोल ऑफ b minus x ion। क्वेश्चन therefore molarity of a प्लस y ion। ट्रिक क्या है सो सीखो। सॉल्यूट है आपका AXBY, ठीक है, इस सॉल्यूट का मोलारिटी m दे दिया है, यानी कि इस सॉल्यूट से जो सॉल्यूशन बना है उसका मोलारिटी कितना है m है। तो सॉल्यूट को आपने डिकम्पोज कर दिया x a प्लस y बाई b माइनस x। तो पूछ रहा है कि बताइए मोलारिटी ऑफ a प्लस वाई आयन क्या होगा। मुझे ये बताओ, यहाँ पे a प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना है x, x लिख दो, क्लियर, x इनटू ये जो है किससे प्राप्त हुआ AXBY से, तो AXBY जब सॉल्यूट है उसका मोलारिटी कितना है m, तो x इनटू m मोल पर लीटर, बस खत्म। मोलारिटी ऑफ b माइनस एक्स आयन, अब बताओ b माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है y, y लिखो इनटू b माइनस x जो है किससे आया AXBY से आया, AXBY सॉल्यूट का मोलारिटी कितना है m, तो y इनटू m मोल पर लीटर। क्लियर है, समझ गए। अब जब इस पे हम लोग एग्जांपल लेंगे पूरा कांसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इसे लिखिए, एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझा देते हैं, लिख लिया इसे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इफ मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इक्वल टू द 0.6 मोलारिटी, यानी कि H2SO4 सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना दिया है 0.6 मोलर। अब बताइए कि आपसे पूछा जाए कि H प्लस आयन का मोलारिटी क्या होगा और SO4 माइनस 2 आयन का मोलारिटी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले H2SO4 को एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, डिकम्पोज हो जाएगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो अगर दी आपसे पूछा जाए देयरफॉर मोलारिटी ऑफ H प्लस आयन, तो देखिए कोफिशिएंट कितना है 2 लिख दो। ये H प्लस आयन किससे प्राप्त हुआ H2SO4 से, तो H2SO4 का मोलारिटी कितना है 0.6, तो 2 into 0.6 बराबर 1.2, यही ठीक है, समझ गए। मोलारिटी ऑफ SO4 माइनस 2 आयन कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिखो, नहीं कुछ तो 1 कोफिशिएंट है। ये SO4 माइनस 2 आयन किससे प्राप्त हुआ H2SO4 से, कितना मोलारिटी 0.6, तो 1 into 0.6 बराबर 0.6 मोलारिटी। क्लियर है। अब हम लोग नॉर्मलिटी के टर्म में स्टडी करेंगे। लेट एक सॉल्यूट है AXBY, जैसा कि अभी मैंने माना था मोलारिटी के लिए। नॉर्मेटिव ऑफ सॉल्यूशन बराबर n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेटिव को कैपिटल N से डिनोट करते यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एज्यूमिंग द सॉल्यूट टू बी कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी 100% सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है। एक को सॉल्यूशन में डाल दो XA प्लस y जोड़ YB माइनस x। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जैसा कि आपने पढ़ा इसके पिछले लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अनुसार क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AXBY इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस y इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B माइनस x। सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AXBY इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A पर प्लस y इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B पर माइनस x। कोएफिशिएंट्स यहां पे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था इन दिस मेथड देयर इज नो नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। देयरफॉर नॉर्मेटिव ऑफ A प्लस y एंड अगर दी यहां पे देखो नॉर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
AXBY का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वही ग्राम इक्विवेलेंट A पर प्लस Y का भी है, वही ग्राम इक्विवेलेंट B पर माइनस X का भी है। अब वॉल्यूम क्या है, फिक्स है आपका, मान लो सारे के लिए वॉल्यूम 1-1 लीटर है। उस कंडीशन में जो नॉर्मलिटी AXBY का होगा वही नॉर्मलिटी A पर प्लस Y का भी होगा, वही नॉर्मलिटी B पर माइनस X का भी होगा। क्यों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सारा का सेम है, इस वजह से नॉर्मलिटी ऑफ A पर प्लस Y एंड पूछा जाएगा तो नॉर्मलिटी ऑफ किसका, AXBY। AXBY का नॉर्मलिटी कितना है, n, तो बराबर n। नॉर्मलिटी ऑफ B पर माइनस X आए तो B पर माइनस X आए तो नॉर्मलिटी किसके बराबर, नॉर्मलिटी ऑफ AXBY कितना है, n बराबर n। क्यों, क्योंकि जो है A पर प्लस Y AXBY से प्राप्त हुआ, अब B पर माइनस X AXBY से प्राप्त हुआ, तो जो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका भी होगा, वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका भी होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इस वजह से AXBY का जो नॉर्मलिटी होगा वही नॉर्मलिटी A पर प्लस Y का भी होगा और B पर माइनस X का भी होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि there is no need to balance the chemical reaction according to the law of chemical equivalence। अगर the number of gram equivalent स्पीशीज का सेम है तो नॉर्मेटिव भी क्या होगा, सेम होगा। अगर the वॉल्यूम सेम है तो, समझ गए बाबू। चलिए एक नॉर्मेटिव पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन कर देते हैं, इफ नॉर्मलिटी, पहले वो लिख लिए थे आप, ये मोलारिटी वाले पार्ट से लिखा गया। अब यहाँ पे नॉर्मेटिव इसको मिटा दें। अब हम नॉर्मेटिव वाला एग्जांपल लेंगे। इफ नॉर्मलिटी of H2SO4 solution बराबर 0.4 n। H2SO4 को हम डिकम्पोज कर देखो सॉल्यूशन में 2H प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ पे नॉर्मेटिव के केस में आपको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, तो नॉर्मेटिव ऑफ यहाँ पे कह सकते हैं आप number of gram equivalent of H2SO4 equal to the number of gram equivalent of H plus equal to the number of gram equivalent of SO4 minus 2 according to law of chemical equivalence। तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो नॉर्मेटिव भी सेम होगा। आंसर जाएगा कितना, जो H2SO4 का नॉर्मेटिव होगा वही नॉर्मेटिव H प्लस का भी होगा, यानी 0.4 n। नॉर्मेटिव ऑफ SO4 minus 2n, अगर ये SO4 minus 2n और H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, नॉर्मेटिव भी सेम होगा, कितना होगा 0.4 n। यानी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। लिखिए अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी नॉर्मलिटी टॉपिक से। How much BaCl2 would be needed to make 250 ml of a solution having the same concentration of Cl minus ion? ये रिमार्केबल बात है। Same concentration of Cl minus ion as one containing 3.78 gram NaCl per 100 ml। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaCl2 दे दिया है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है BaCl2, क्लियर, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कि सॉल्यूट है आपका NaCl और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। अब कह रहा है दोनों सॉल्यूशन में जो Cl माइनस आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। दोनों सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे मेथड फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, फिर हम मेथड सेकंड बनाएंगे कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से।
यानी कि BaCl2 का वेट आपसे पूछा जा रहा है, BaCl2 का क्या वेट होगा। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फॉर BaCl2 को एक सॉल्यूशन में दीजिए, Ba+2 2Cl- टूट गया, सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl- यानी Cl- का जो कंसंट्रेशन BaCl2 सॉल्यूशन में होगा वही कंसंट्रेशन होगा NaCl सॉल्यूशन में भी। तो हमको किसको पकड़ना है, Cl- को पकड़ना है। तो आइए हम लोग मोलारिटी ऑफ Cl- को देख लें। तो मोलारिटी ऑफ Cl- मुझे बताओ Cl- का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 लिख दो। ये Cl- किससे प्राप्त हुआ, BaCl2 से, तो 2 इंटू मोलारिटी ऑफ BaCl2, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर है, जिससे प्राप्त हो उसका मोलारिटी इंटू कोएफिशिएंट। फॉर NaCl को सॉल्यूशन में डालो, Na+Cl-, तब किसको पकड़ना है, हमको पकड़ना है मोलारिटी ऑफ Cl- को, यानी कि NaCl में और BaCl2 में दोनों में Cl- का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो मोलारिटी ऑफ Cl- आयन क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 किससे प्राप्त हुआ Cl- यहाँ NaCl से, मोलारिटी ऑफ NaCl जिससे प्राप्त हो उसका मोलारिटी इनटू कोएफिशिएंट कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन इज सेम Fr फॉर बोथ NaCl एंड BaCl2 सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन जो है सेम है, किसके लिए, NaCl BaCl2 सॉल्यूशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन Cl- का NaCl में होगा वही कंसंट्रेशन Cl- का BaCl2 सॉल्यूशन में भी होगा। इधर आओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन यानी मोलारिटी ऑफ Cl- आयन BaCl2 में कितना निकाले, बोलो तो, 2 इंटू मोलारिटी ऑफ BaCl2, 2 इंटू मोलारिटी ऑफ BaCl2 इक्वल टू मोलारिटी ऑफ Cl- आयन NaCl में कितना निकाले, 1 इंटू मोलारिटी ऑफ NaCl, 1 इंटू मोलारिटी ऑफ NaCl, क्लियर है। इसको लिखिए, मिटाते हैं। जहां तक आप जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू द होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट को WA कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को MA, बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ml में है, ml की बात करेंगे, ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 प्लट के ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, therefore 2 into मोलारिटी ऑफ BaCl2, BaCl2 का मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ml में है तो 1000 से यहां डिवाइड के लीटर में चेंज हो गया, ये 1000 प्लस के ऊपर यहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 into WA वेट ऑफ BaCl2 नहीं पता है तो मान लो यही तो निकालना हम लोगों को, लेट वेट ऑफ BaCl2 बराबर x ग्राम, इसलिए 2 इंटू वेट BaCl2 का x इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा में कितना दिया था मॉलिक्यूलर वेट, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था बाबू, बताओ, क्वेश्चन में दिया था BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट 208 दिया था, 208, वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना था BaCl2 का, 250 था, वॉल्यूम कितना था 250। अब बताओ, ये हो गया NaCl के लिए, तो 1 तो लिखो नहीं लिखो बात बराबर, वेट ऑफ NaCl क्वेश्चन में कितना था 3.78 into 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट 58.5, और क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना था 100 ml, तो आराम से आप x बराबर निकाल देंगे, आपका आंसर आएगा 16.8 ग्राम। समझ गए छोटू, लिख लीजिए।
आइए अब हम लोग इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी। हमारा दो सॉल्यूट था, यानी दो सॉल्यूशन था सॉल्यूट का, BaCl2 था, एक NaCl था। तो फॉर BaCl2 एक को सॉल्यूशन में डालेंगे, Ba+2 2Cl-। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह बात थी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन इज सेम फॉर बोथ NaCl एंड BaCl2 सॉल्यूशन। तो मुझे किसको पकड़ना है? कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन को पकड़ना है। तो हम लोग नॉर्मेटी के मेथड से सीख रहे हैं, तो नॉर्मेटी ऑफ Cl- आयन बराबर हो जाएगा नॉर्मेटी ऑफ BaCl2। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, number of gram equivalent of BaCl2 equal to the number of gram equivalent of Ba+2 equal to the number of gram equivalent of Cl-। अगर ये वॉल्यूम फिक्स है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर ये तीनों का बराबर है तो नॉर्मेटिव भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए नॉर्मेटिव ऑफ Cl- इक्वल टू द नॉर्मेटिव ऑफ BaCl2। ये देखना है Cl- का नॉर्मेटिव आप किसके बराबर ले रहे हैं? BaCl2 बराबर। क्यों? क्योंकि Cl- किससे प्राप्त हुआ? BaCl2। क्लियर दैट? यहां पे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फॉर NaCl को सॉल्यूशन में डालो, Na प्लस Cl-, तो नॉर्मेटिव ऑफ Cl- इक्वल टू द नॉर्मेटिव ऑफ NaCl। क्यों? Cl- का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NaCl के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। अब वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है, तो जो Cl- का नॉर्मेटिव होगा वही नॉर्मेटिव NaCl का भी होगा। तो नॉर्मेटिव ऑफ Cl- इक्वल टू द नॉर्मेटिव ऑफ NaCl। क्लियर दैट? क्योंकि यहाँ पे Cl- NaCl से प्राप्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज सेम फॉर बोथ NaCl एंड BaCl2 सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ BaCl2 में नॉर्मेटिव ऑफ Cl- आयन क्या निकाला? नॉर्मेटिव ऑफ BaCl2, नॉर्मेटिव ऑफ BaCl2। NaCl में नॉर्मेटिव ऑफ Cl- आयन क्या निकाला? नॉर्मेटिव ऑफ NaCl, नॉर्मेटिव ऑफ NaCl, दोनों सेम हो गया। हम जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम। सॉल्यूशन लीटर ml में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, पलट के ऊपर चला जाएगा 1000। ml में जब 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो लीटर में चेंज हो जाता है। क्लियर दैट? तो नॉर्मेटिव का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लीटर में वॉल्यूम होना चाहिए, ml में है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों का नॉर्मेटिव की बात करना है। तो नॉर्मेटिव के लिए आपको क्या चाहिए? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट तो आपको किसका निकालना है? BaCl2 का निकालना है। NaCl का वेट दे दिया है, तो इक्विवेलेंट वेट की पहले बात कर ले। फॉर BaCl2 वैलेंसी फैक्टर 2। क्यों? यहाँ पे देखो कितना प्लस चार्ज है 2, कितना माइनस चार्ज है 2, तो आपका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। इक्विवेलेंट वेट BaCl2 का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट को ए से डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, वैलेंसी फैक्टर 2 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था BaCl2 का? 208 बाय 2 बराबर 104। फॉर NaCl का कितना प्लस चार्ज है? सोडियम का 1, क्लोरीन का -1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। क्यों? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज कैटायन और एनायन लेना है आपको। इक्विवेलेंट वेट को ये कहते हैं फार्मूला वेट। आयनिक कंपाउंड का बेसिकली हम लोग फार्मूला वेट निकालते हैं बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर 1 है तो 50 इसका फार्मूला वेट निकालेंगे तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5 बाय 1 58.5। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको BaCl2 का वेट चाहिए। लेट वेट ऑफ BaCl2 इक्वल टू द x ग्राम। तो आइए तो नॉर्मेटिव की बात किया जाए और BaCl2 वेट x into 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट 104 into वॉल्यूम ml 250 इक्वल टू द NaCl का बात किया जाए वेट 3.78 into 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट 58.5, वॉल्यूम है NaCl का सॉल्यूशन का 100, तो x का वैल्यू आएगा आपका 16.8 ग्राम। यानी कि जब हम लोग मोलारिटी के कंसेप्ट से बनाए थे तो वही वैल्यू आया था, और नॉर्मेटिव के कंसेप्ट से बनाए थे तो वही वैल्यू आया था। जिससे भी आपको बनाना है बना सकते हैं, दोनों में वैल्यू क्या आएगा? वेट ऑफ BaCl2 का सेम आएगा। क्लियर दैट? लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन और हम लोग देख लें।
how many gram of solute is required to prepare 500 ml of 0.4 molarity CaNO3 Hol 2? What is the molar concentration of the solution with respect to each of the ions? कहता है एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 500 ml, मोलारिटी है 0.4 और सॉल्यूट है CaNO3 Hol 2। पूछ रहा है इसका वेट क्या होगा, सॉल्यूट का वेट क्या होगा, और पूछा जा रहा है कि जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे जो आयंस होंगे उस प्रत्येक आयन का आपको मोलारिटी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है CaNO3 Hol 2, मान लो ए को सॉल्यूट को हम लोग ये मानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट W आपको निकालना है। तो मोलारिटी का फार्मूला होता है, क्योंकि मोलारिटी दे दिया है, मोलारिटी पे हम लोग फाइंड करेंगे। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट को W, मॉलिक्यूलर वेट को Ma, वॉल्यूम होता है लीटर में, क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में चेंज हो जाएगा, ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो मुझे क्या क्या चाहिए, W आपको निकालना है, मोलारिटी दे दिया है, Ma आपको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम दे दिया है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट Ma, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे आप, जितने सारे एटम है सारे का एटॉमिक वेट निकाल के जोड़ देना है तो आएगा आपका 164 ग्राम पर मोल। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, मोलारिटी आपका 0.4, तो मोलारिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम इन ml ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर W बराबर क्या होगा, m into Ma into वॉल्यूम ml by 1000। तो मोलारिटी 0.4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 164 into 500 by 1000 करोगे आएगा 32.8 ग्राम। तो पहला आंसर ये मिल गया आपको। दूसरा कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच आयंस उसका मोलारिटी फाइंड कीजिए। तो CaNO3 को आप तोड़ दो इक्वल सॉल्यूशन में, Ca+2 2NO3-, तो मोलारिटी आप सबसे पहले Ca+2 आयन का निकाल लो, कोएफिशिएंट कितना है तो 1 लिख दो 1। ये Ca+2 किससे प्राप्त हुआ, CaNO3 Hol 2 से प्राप्त हुआ, इसका मोलारिटी कितना है सॉल्यूशन में 0.4, तो 1 into 0.4 बराबर 0.4। अब निकाल लो मोलारिटी ऑफ NO3- का कितना कोएफिशिएंट है 2, तो 2 लिख दो, 2 into NO3- किससे प्राप्त हुआ, CaNO3 Hol 2 से, इसका मोलारिटी कितना है 0.4, तो 2 into 0.4 0.8। क्लियर है? तो आज हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो गया, इस पे हम लोगों ने सवाल किया। नेक्स्ट लेक्चर कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ हमारी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, उसके बाद फिर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ। क्लियर है? तो आप मन लगा के पढ़ें, और आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फोन करके SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि मेरा लिखा हुआ नोट्स असाइनमेंट सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।